Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आम चुनाव के लगभग 4 चरण बीत चुके हैं। सब जगह पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल चुनाव की तैयारियों में, चुनाव की जनसभाओं में, रैलियों में व्यस्त हैं। ख़ास तौर से अपने देश के प्रधानमंत्री दिन में न जाने कितनी रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का विश्व में डंका बजता है। पूरे देश ही नहीं, विदेश में भी उनके नाम की हमेशा चर्चा बनी रहती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि प्रधानमंत्री जो कि विश्व में अपने नाम की पताका फहरा रहे हैं, उनको इतना डर क्यों लगता है। वाराणसी से वो चुनाव तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के वो उम्मीदवार हैं और ऐसे में उनका जबकि कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, इसके बावजूद वो कुछ लोगों से काफ़ी घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। अब जैसे कि वाराणसी से एक कॉमेडियन ने उनके खिलाफ में पर्चा भरने की जो घोषणा की, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री का पारा ऊपर नीचे होने लगा। उन्होंने इनडायरेक्टली उस कॉमेडियन के पर्चे भरने की प्रक्रिया में जो रोड़े अटकाने शुरू किए, उसको लेकर सभी लोग चकित हैं कि एक प्रधानमंत्री जिसका 140 करोड़ आदमियों जनता का प्रधानमंत्री है, उसका जो आत्मविश्वास इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि कोई उसके खिलाफ में अगर पर्चा भर देता है तो वो उसको प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश क्यों की जाती है। पूरा जिला प्रशासन वाराणसी का इस बात पर आमादा हो गया कि जो हास्य कलाकार है श्याम रंगीला, जो कि प्रधानमंत्री की मिमिक्री करने के कारण काफ़ी संकट में आया, उसने ये तय किया कि वाराणसी से वो चुनाव लड़ने जा रहा है। और उन्होंने आखिरी तारीख से काफ़ी समय 10 तारीख से लेकर वो अपने नामांकन को लेकर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। लेकिन प्रशासनिक अमला उनकी जो प्रक्रिया को पूरा करने में इतने अड़चन डाल रहा है, इतने रोड़े डाल रहा है कि इसकी जब मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई, पहले तो श्याम रंगीला को उसको नामांकन पत्र देने में आनाकानी की गई। जब बात काफ़ी मीडिया में उछली तो उसको नामांकन पत्र मिला। लेकिन जब वो उस नामांकन पत्र की पूरी प्रक्रिया करने के बाद जब जमा करने गए, तब उनके साथ में काफ़ी जो उनके साथ किया गया प्रशासनिक अफसरों ने, वहाँ के डीएम ने, उनको पता चल गया किसी तरीके से उनका फॉर्म तो जमा हो गया, लेकिन अगले दिन ही श्याम रंगीला का जो नामांकन पत्र था, चुनाव आयोग ने उसे कैंसिल कर दिया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने में नहीं सफल होने देना चाहते हैं, जिससे प्रधानमंत्री की छवि को कुछ नुकसान पहुंचे, उनकी जीत में अड़चन आए। यही वजह है कि वो किसी न किसी तरीके से ऐसे व्यक्तियों को इतना परेशान कर देते हैं, जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के कर्मचारी, कि वो परेशान होकर ही मैदान छोड़कर भाग जाए देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे
उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। ये कल की तस्वीर आपने देखी होगी हमारी, आज ये दूसरी तस्वीर है। कल तो ये 8 बजे आए थे, मैं इनसे 2 घंटे पहले आया था। इतनी खुशी थी, लोकतंत्र पे जो है ना भरोसा था, जो मुझे लगा जो चीजें हुई उसकी वजह से बहुत बढ़िया इन्होंने हमारा नामांकन लिया है। लेकिन 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे में ना जैसे होता है ना कि खेल में रोमांच, जैसे होता है ना क्रिकेट में रोमांचक मुकाबले से मोड़ ले रहे हैं, अनिश्चितताओं का खेल। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को वाराणसी के अंदर जो है खेल बना दिया यार, खेल बना के रख दिया है। आज हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। यार जब नहीं लेना था तो फिर लेने की वो नाटक वगैरह क्यों किए लोगों के सामने? 24 घंटे में तो हो ही गया ना क्लियर, 24 घंटे में तो क्लियर हो ही गया। कुछ कमी नहीं, डॉक्यूमेंट में कमी हमें पता थी, इतना तो हम जानते हैं कि जहां पे हम लड़ने निकले हैं, जहां पे हमने हिम्मत दिखाई है, वहां पे डॉक्यूमेंट, प्रस्तावक, पैसे, ये तो चीजें चाहिए हमें, तब जाकर के हम लड़ पाएंगे। वो चीजें सारी दी। कल 3 बजे के बाद हमारा जो एंट्री हमारी हुई है वो आज मुझे समझ में आया कि क्यों हुई 3 बजे। मुझे लगा लोगों के सपोर्ट से इन पर दबाव आया है, मेरे फोन करने से, मेल करने से दबाव आया है। आज डीएम साहब ने बताया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, आपने वो शपथ नहीं ली है। शपथ जो हम 25, 30, 27 लोग गए थे, मोदी जी के अलावा जो लोग थे, उनको शायद किसी को नहीं दिलाई गई थी। ये भी गए थे, इनको भी नहीं दिलाई गई। इन्होंने 3 बार उनको बोला है, मैं इन पे भी आऊंगा, इनको बोलूंगा कि आप अपनी बात रखो। लेकिन जो शपथ नहीं दिलाई गई, हमारे साथ अधिवक्ताओं को नहीं भेजा गया, इनको नहीं भेजा, सिर्फ अकेले को बुलाया 3 बजे के बाद में, और हम गए हैं वहां पे। और वहां पे जाने के बाद में ये 8 बजे तक आए हैं। अब जो उन्होंने रीजन दिया है, कह रहे हैं कि आपने शपथ नहीं ली। मैंने कहा सर आपने दिलाई नहीं। बोले हमारा काम थोड़ी, आप लेके आओ कहीं से। दूसरी चीज ये कि वहां पे सर क्या बोल रहे हैं, सर ये बोल रहे हैं कि आपने 14 तारीख को 2:58 पे आपने फॉर्म दिया है। अगर इसमें कमी होती तो हम आपको 3 बजे तक का टाइम देते, 14 तारीख को 3 बजे तक का टाइम देते, जिसमें आप जमा करा सकते हो। अब जब हम यहाँ पे 10 तारीख से जूझ रहे हैं, मैं आया हुआ हूँ, कोई बहुत पहले से आया हुआ है, वो 14 तारीख तक इंतजार करते हैं, मोदी जी के जाने के तक इंतजार करते हैं, 13 तारीख को पूरे दिन लाइन में रहते हैं, वहां पे एंट्री नहीं है किसी की। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए में लगभग 40-42 दलों का समर्थन है। उसके बावजूद बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, जैसे जांच एजेंसियां, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई। इनडायरेक्टली देश की सरकार, मोदी सरकार और प्रधानमंत्री के इशारों पर काम कर रही हैं। वहीं मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी पूरी तरीके से सरकार की ओर नतमस्तक है, समर्पित है और दिन रात प्रोपोगंडा, सरकार का प्रोपोगंडा चलाती रहती है। इसके बावजूद उनके साथ में चुनाव आयोग पर भी ये आरोप लगते जा रहे हैं कि वो भी सरकार के समर्थन में, सरकार को जिताने के लिए पूरी तरीके से मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में लौट रहे हैं। इस तरीके के आरोप उन पर लगते जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में सत्ताधारी दल न जाने कितने उल्लंघन आचार संहिता के कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में बिल्कुल शांत है, उसके कान पे जूं भी नहीं रेख रही है। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसमें कि 2019 में जब वो दूसरी बार चुनाव लोकसभा का लड़ रहे थे, तो उन्होंने उनके खिलाफ में एक फौजी जिसको फौज से निकाल दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि उसने वहाँ पर हो रही अनियमितताओं के बारे में सरकार को बताने की कोशिश की और मीडिया में इस बात को लाने का प्रयास किया। लेकिन सरकार ने उन भ्रष्ट अफसरों के प्रति कोई कार्रवाई न करते हुए उस फौजी
तेज बहादुर यादव को सरकार ने बर्खास्त कर दिया और इन सब बीच में उसको इतना परेशान किया कि 2019 में उसने ये मन बनाया कि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुकाबला करने की चुनौती दे रहा था और उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर वाराणसी से पर्चा भरने की कोशिश की। उसके साथ भी ऐसा ही किया गया। प्रशासन ने लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने तेज बहादुर यादव के खिलाफ में षड्यंत्र रचते हुए, साजिश रचते हुए, ये ऐसा कि समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि उसके नामांकन को भी ठीक इसी तरीके से रद्द किया था। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। ये उनकी गारंटी है। राजनीति का स्तर इतना ज़्यादा गिर चुका है कि अब नेताओं को, कवि, शायर और लेखकों से भी काफ़ी परेशानियां होने लगी हैं कि कोई भी लेखक या कोई भी पत्रकार या शायर कुछ ऐसी बातें मन के हिसाब से लिखे, अपने मन के विचार लिखे तो सरकार उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसके खिलाफ में कार्रवाई करने पर उतार हो जाती है और प्रशासन, जिला प्रशासन उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर उन पे फर्जी मुकदमे लाद देता है। जैसे कि पिछले 5 साल में देखा गया है कि बहुत से ऐसे पत्रकार, लेखक, शायर और समाज सेवियों पर फर्जी मुकदमे करके उनको जेल के पीछे डाल दिया गया है। दोस्तों, अब एक ऐसा ताज़ा मामला सामने आया है कि भोपाल के मशहूर शायर मंजर भोपाली की एक 1990 की एक कविता या गज़ल को लेकर उनको पुलिस और सत्ताधारी दल के नेता उनको धमका रहे हैं कि उन्होंने जो कविता या गज़लों का संग्रह उस पर सोशल मीडिया पे डाला हुआ है वो उसको वापस ले, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मंजर भोपाली ने इस मामले में कहा कि ये गज़ल मैंने 1990-91 में लिखी थी और आज भी वो लोगों को पसंद आ रही है। आजकल सोशल मीडिया पर ये गज़ल कि मुझको मेरी बैंक की किताब चाहिए, देश की बदहाली का हिसाब चाहिए, इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस बात को लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को वायरल करने में लगे हुए हैं। मंजर भोपाली ने कहा कि मैं पिछले 40-45 साल से राजनीति में, देश की राजनीति में मैं वाकिफ़ रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसे सियासी हालात को मैंने नहीं देखा है। अगर आपको इस बात का एहसास है तो ये बड़े अफसोस की बात है कि शायर, लेखक और साहित्यकारों पर अब सत्ता के जो दलाल हैं वो पैनी निगाह रखते हुए उनको प्रताड़ित करने की साजिश में जुटे हैं। नमस्कार।